आवाज नहीं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, ये जो है ये सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स को दीजिएगा, न्यू बैच के स्टूडेंट्स को, है ना। ओल्ड वालों के पास है ये। हाँ, न्यू वाले कौन कौन है? हाँ, तो आप जाते समय ले लीजिएगा, अभी मत डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। चलिए, जीओसी। जीओसी का आवाज बंद। बेटा जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। जीओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा आवाज नहीं। ठीक है, जीओसी का फुल फॉर्म होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है हम इसमें जनरल टर्म्स की बात करते हैं। जनरल टर्म्स का मतलब क्या होता है? देखो बातें नहीं बेटा, बस हो गया, क्लास स्टार्ट हो गई ना। अब इधर देखो, अब बैक से कुछ नहीं निकालना, ठीक है। चलिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली होता क्या है कि हम क्या पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इसमें कोई रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उस रिएक्शन का क्या होगा बेटा? रिएक्टेंट। ठीक है, और रिएक्टेंट एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है सबस्ट्रेट, और दूसरा होता है रिएजेंट। क्या होता है बेटा? रिएजेंट, है ना। एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों में डिफरेंस क्या है? सबस्ट्रेट में और रिएजेंट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, सबस्ट्रेट वो होता है जिस पर अटैक होता है, और रिएजेंट वो होता है जो अटैक करता है। तो सबस्ट्रेट में हम क्या लिखेंगे बेटा? जिस पर अटैक होता है ना। और रिएजेंट क्या होता है? जो अटैक करता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट, रिएजेंट को आगे फिर से क्लासिफाई किया गया है। ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बेटा, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो सबस्ट्रेट, रिएजेंट, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब क्या है सबस्ट्रेट, क्या है रिएजेंट, क्या है इलेक्ट्रोफाइल, क्या है न्यूक्लियोफाइल? अब हम इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्या होगा? सबस्ट्रेट, है ना। सबस्ट्रेट की रिएक्शन में किससे कराऊंगा? रिएजेंट से। और रिएजेंट बोले तो दो टाइप के। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है E+ और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है Nu-। ठीक है, E+ को क्या कहते हैं बेटा? E+ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। इलेक्ट्रोफाइल को हम डिस्कस करेंगे पूरी एक क्लास में, उसी क्लास में हम न्यूक्लियोफाइल को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सब आप सिर्फ समझें कि E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल और Nu- का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो सबस्ट्रेट पर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है। ठीक है, तब जाके आपका क्या बनता है बेटा? प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब ये जो सबस्ट्रेट है, आपने रिएजेंट के बारे में तो बता दिया +-। ठीक है, अब ये जो सबस्ट्रेट है, जैसे ही सबस्ट्रेट रिएक्शन करेगा तो सबस्ट्रेट जो बॉन्ड्स होंगे ये बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? बॉन्ड का क्लीवेज होगा। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इधर एक रिएक्शन बता देता हूं। जैसे कि A2 है और B2 है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं बेटा? AB बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? AB बना रहे हैं। तो A2 क्या हो जाएगा? आपका सबस्ट्रेट, और B2 क्या हो जाएगा आपका? अरे A2 क्या हो गया? सबस्ट्रेट, तो B2 क्या होगा? रिएजेंट। तो यहां ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है बेटा? रिएजेंट। अब मैं बोल रहा हूं बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो A के बीच का बॉन्ड टूटेगा, A और A के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है बेटा, जैसे ये A है और ये A है। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा? अब हम इसमें करेंगे बॉन्ड, बोलो, क्लीवेज। और ये बॉन्ड क्लीवेज कितने टाइप से हो सकता है? दो टाइप से हो सकता है। कैसे? एक होता है क्या? होमो और लेटिक। होमोलिटिक,
और दूसरा क्या होता है बेटा, बोलो, हेट्रोलिटिक। एक होमोलिटिक क्लीवेज होता है और एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है ना। होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या डिफरेंस होता है? होमोलिटिक का मतलब होता है जैसे ए और ए के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस ए का है, ये इलेक्ट्रॉन इस ए का है, तो तुम अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाओ और तुम अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाओ और बीच से बॉन्ड को तोड़ दो, तो ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हरी बात समझ में? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। तुम मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकते, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, लिटिक, लिटिक का मतलब टूटना और होमो का मतलब सेम तरीके से टूटना, तो भैया मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास, इससे जो स्पीसीज बनती है उस स्पीसीज को कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं बेटा? फ्री रेडिकल। आई बस समझ में? अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर एक अकेला इलेक्ट्रॉन रखा है तो उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। एक के ऊपर अकेला इलेक्ट्रॉन, ए फ्री रेडिकल, इस एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन, ए फ्री रेडिकल, मेरे ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, इरशाद फ्री रेडिकल, तुम्हारे ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अकेला, तुम फ्री रेडिकल, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक अकेला, वो फ्री रेडिकल, और मतलब समझ गए, पंखे के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हेट्रो का मतलब अलग अलग, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए ए और बी के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है ना, ए और बी के बीच में, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब सर ने तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ए और बी के बीच में पहले शेयरिंग हुई, ठीक है। शेयरिंग का मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन तुम यूज करो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैं यूज करूंगा। दोस्ती करने से पहले तो यही हुआ था ना भाई, अपन बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। मेरा मोबाइल तू यूज करना, तेरा मोबाइल मैं यूज करूंगा, नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही मोबाइल है, दोनों अपन यूज करेंगे। अपन ने बोला ठीक, लेकिन एक बॉन्ड बनने के बाद नियत बदल गई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम। तो ए क्या करेगा? बी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन जाने देता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जिसके पास आते हैं उसके ऊपर क्या आता है बेटा? नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास से जाते हैं उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ए के ऊपर क्या आ गया बेटा? नेगेटिव, और बी के ऊपर क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव। तो जब भी बॉन्ड में हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब सुनना जरा, हम पढ़ रहे हैं क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं होता जिसके पास कार्बन ना हो, सारे कंपाउंड में क्या होता है बेटा? कार्बन। तो ए की जगह भी हम क्या कंसीडर करेंगे? कार्बन, और बी की जगह भी हम क्या कंसीडर करेंगे? कार्बन। अगर ए के ऊपर नेगेटिव है तो कार्बन के ऊपर भी क्या लगाएंगे? नेगेटिव। बी के ऊपर अगर पॉजिटिव है तो कार्बन के ऊपर भी क्या लगाएंगे बेटा? हम पॉजिटिव, क्योंकि हम ए को क्या मान रहे हैं? कार्बन, और हम बी को भी क्या मान रहे हैं? कार्बन। इसका मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। अगर मान लीजिए ए को आपने कार्बन माना है तो ए के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। नहीं आई बात समझ में? तो जब बॉन्ड टूटते हैं, सुनिएगा जरा, ये बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड टूट गया, टूट गया, है ना। एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का बॉन्ड टूट गया और अभी प्रोडक्ट में बॉन्ड बना नहीं है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले रिएक्टेंट को तोड़ना पड़ता है और फिर टूटे हुए रिएक्टेंट को जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के क्या बनेगा बेटा? प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि हमने यहां क्या लिखा था? हमने यहां लिखा था ए, यहां क्या लिखा था बेटा? बी। तो पहले क्या होगा? ए के बीच का बॉन्ड टूटेगा, बी के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अगर मान लीजिए ए फ्री रेडिकल बना है, ए फ्री रेडिकल बना है, बी फ्री रेडिकल बना है, बी फ्री रेडिकल बना है। अच्छा, फ्री रेडिकल क्या होता है अभी मैं बताता हूं। तो ये बी इसके साथ जुड़ जाएगा, ये ए इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बताइए क्या बन जाएगा? ए बी। तो कितने बन जाएंगे? 2 ए बी। तो ये था रिएक्टेंट और ये था प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये भी तो है, ये अपन को दिखते नहीं है। रिएक्शन में हमें 2 ही चीजें दिखती हैं, क्या क्या?
एक रिएक्टेंट दिखता है और एक प्रोडक्ट दिखता है। तो रिएक्टेंट नजर आ रहा है, प्रोडक्ट नजर आ रहा है। जो चीज नजर नहीं आ रही है वो बीच में बन रही है। रिएक्टेंट के टूटने के बाद और प्रोडक्ट के बनने से पहले उस चीज को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं? फिर से बोलो। अगर कोई तुमसे पूछे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, आप बोलेंगे ना ही वो रिएक्टेंट है और ना ही वो प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट के टूटने के बाद और प्रोडक्ट बनने से पहले एक स्पीसीज बनती है, उस स्पीसीज को क्या कहते हैं हम? रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं बेटा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब हम आगे जाएंगे। रिएक्शन, आवाज नहीं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, एक होता है ये, एक होता है ये, एक होता है ये, एक होता है ये, और एक होता है ये। रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो पहला वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट है, देखो ये कार्बन, जनरली कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बेटा? ये तो सभी को पता होगा, 4। एक वैलेंसी कम कर दें तो क्या बोलेंगे इसे? ट्राई वैलेंट कार्बन। क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? अब इसको कैसे पढ़ते हैं हम? ट्राई वैलेंट कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, ट्राई वैलेंट कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज, ट्राई वैलेंट कार्बन विथ फ्री रेडिकल, डाई वैलेंट कार्बन विथ लोन पेयर, डाई वैलेंट कार्बन विथ लोन पेयर, मोनोवैलेंट नाइट्रोजन विथ 2 लोन पेयर, मोनोवैलेंट नाइट्रोजन विथ, इंग्लिश बोलो इंग्लिश, डाई वैलेंट कार्बन विथ, ठीक है। ये तुमने पता है क्या बोल दी? डेफिनेशन। क्या बोल दी? डेफिनेशन। इसकी ये इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं कार्बो केटायन। इसे क्या कहेंगे? कार्बो एनायन। इसे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, इसे क्या बोलोगे? कार्बीन। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रीन। ठीक है, कार्बीन भी 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगलेट और एक होता है डुप्लेट। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इन दोनों में वक्त जाया नहीं करूंगा, क्योंकि मेन खेल किसका है? इसका। ठीक है, आई बात समझ में, है ना? तो अभी पहले आप इतना बनाओ, मेन जो पढ़ना है, कहानी तो शुरू होगी यहां से। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको लिखवा देता क्या? कार्बोकेटायन, लेकिन फिर वो जो 5 स्लाइड है ना, वो पूरी इसकी कहानी तैयार करने में लग गई। ठीक है, तो अच्छा बताओ अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको? हाँ, सिंपल लैंग्वेज में बताओ, कोई टेंशन नहीं। रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, आपस में रिएक्ट करते हैं। अच्छा, मैंने क्या क्या बोल दिया? सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, आपस में रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनता है। लेकिन रिएक्शन करने से पहले उनके बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। बॉन्ड कितने टाइप से टूटते हैं? 2, एक होमोलिटिक क्लीवेज और एक हेटेरोलिटिक। मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास, तेरा इलेक्ट्रॉन तेरे पास, कौन सा क्लीवेज? मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास, तेरा इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास। तो जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है तब बनते हैं फ्री रेडिकल। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। और जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है तब बनते हैं कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन। अब हम बात किसकी करेंगे? सबसे पहले कार्बोकेटायन। छापो, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो उसकी पिक्चर
पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। Done. पीछे बैठ के बात नहीं करना है। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन लगाइए। 11th और 12th के बच्चों को जो आईआईटी और जेईई की तैयारी करते हैं ना, नीट की तैयारी करते हैं, उनके पास समय की बहुत कमी होती है। आपके पास तो सांस लेने का भी टाइम नहीं होना चाहिए। हाँ, अब बोलोगे अब जिंदा कैसे रहेंगे फिर। चलो आप तीनों अलग अलग बैठ जाओ, दूर दूर बैठ जाओ। पीछे ही बैठो लेकिन दूर दूर बैठो। एक छोटी सी बेंच, उसमें 3 मनुष्य। अब पीछे मत देखो बेटा, तुम अपना काम करो। दुनिया में क्या चल रहा है तुम्हें क्या मतलब, तुम अपनी ऊपर ध्यान दो। मेरी एक बात याद रखना, दुनिया में कोई बेटा किसी का साथ नहीं देता। अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास ताकत है, दुनिया आपके कदमों पे है। अदरवाइज कोई आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा, दुनिया इतनी बिजी हो चुकी है। ठीक है, इसलिए इस वहम में बिल्कुल ना रहें कि वो मेरा दोस्त है या वो मेरी सहेली है। कोई किसी का नहीं होता, सब वक्त के साथी है। रहेगा तो तुम्हारी नॉलेज तुम्हारे साथ रहेगी, तो तुम्हारी एजुकेशन तुम्हारे साथ, बस। चले, अच्छा चेंज जल्दी। संजू सुन रहे हैं ना क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, अभिषेक सर आप भी याद रखिए ये। हमारे मम्मी पापा भी एक वक्त तक साथ दे सकते हैं, इससे गहरा रिश्ता क्या होगा? एक वक्त तक, एक वक्त के बाद वो भी कहेंगे बेटा हो गया, क्योंकि वो जिंदगी भर हमारे साथ थोड़ी ना रहने वाले हैं। कल को आप बड़े होके बाहर जाओगे, आपको अकेले ही रहना है, और बाहर तो तभी जाओगे ना तो कुछ करोगे बाद में। अभी लगाते जाओ, टिक करते जाओ। चेंज। अपने आप को इस काबिल बना लो कि दुनिया तुम्हारे पीछे भागे, लेकिन इस काबिल बनाने में वक्त लगता है। पहले अपने आप को घिसना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इधर देख लो बेटा, जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में दुनिया बहुत रंगीन दिखती है, और जब तुम हमारी उम्र में आओगे तो तुम्हें लगेगा कि वो सारे रंग फीके थे।
वो नहीं, अभी 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 रुक जा बेटा। हो गया? नहीं, इस क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे हैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे लिटरली, क्योंकि उनको डे वन से देख रहा हूं मैं, वो सिर्फ अपने काम से काम करते हैं लिटरली। मतलब उनको मैंने आज तक ज्यादा किसी से बात करते नहीं, सिर्फ, और मुझसे भी बात करते एकदम पॉइंट टू पॉइंट, डाउट पूछेंगे चले जाएंगे। और जब वो आते हैं तो मैं देखता हूँ वो चुपचाप सीढ़ियों से चढ़ते हुए आएंगे, अपना बैग रखेंगे और चुपचाप वहीं बैठ जाएंगे, भले उनके आजू बाजू कुछ भी चलता रहे ना, उससे कोई मतलब नहीं उनको। और ऐसे ही बच्चे इतिहास रचते हैं। और कईयों को तो देखा है नीचे गार्ड साहब से स्टार्ट होंगे, ओ साहब ओ साहब ओ साहब ना, और जो भैया लोग नीचे झाड़ू पोछा कर रहे हैं सबसे एकदम ओ भाई ओ बढ़िया सब बढ़िया, कोई नहीं, मतलब ऐसा लगता है सबके करता धरता यही है। अपने आप को रिजर्व रखो, अपनी एनर्जी को कंजर्व रखो और उस एनर्जी को खर्च करो पढ़ाई में। चेंज? ये तो अभी आपको मेरी बातें ऐसी लग रही होंगी, शायद बाद में भी ऐसी लगे। कई लोगों के ऐसे होते हैं जिनकी ज्ञान की इंद्रियां कभी जिंदगी में नहीं खुलती, उन्हें कितनी भी ठोकर लग जाए, घर वाले बाहर निकाल दें, ऐसे उठा के नाली पे पटक दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वो उठेंगे, शर्ट चेंज करेंगे, फिर निकल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ जिम्मेदारियां अगर आपको ऐसी लगती हैं कि आपके मम्मी पापा ने आपके लिए कुछ त्याग किया है, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। कोई किसी का साथ नहीं देगा। तो मेरा नंबर नोट कर लो, नीट का जब रिजल्ट आएगा तुम मुझे मैसेज करना कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरा दोस्त बोल रहा है कि मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, पेमेंट शीट में एडमिशन करा ले। ऐसे मैसेज को देखने के लिए मेरी आंखें तरसेंगी, कम से कम देखूंगा मैं कितने अच्छे दोस्त है, वाह यार। और आपको पता है ऐसा कभी जिंदगी में होगा नहीं। हो गया? और हां, जिंदगी मौका बार बार नहीं देती, एक बार देगी 2 बार देगी बस। दोस्तों से दूर रहो, सबके लिए अच्छा है। बेटा दोस्तों से दूर रहो, दोस्तों से दूर रहो, बातें कम करो। चलिए, हो गया? Done. हाँ, कल टेस्ट है आपका। झील वालों का अलग पेपर है, आप लोगों का पेपर अलग है, दोनों का टेस्ट है, ठीक है। और हाँ, जो न्यू बैच वाले हैं उनको आईपीएससी की शीट मिलेगी। कल टेस्ट ओल्ड बैच का भी है, न्यू बैच का भी है, ठीक है। हाँ, ओल्ड बैच का भी टेस्ट है, न्यू बैच का भी टेस्ट है, आईयूपीएससी का टेस्ट है, ठीक है।
टेस्ट जैसा भी जाए लेकिन टेस्ट देना है। मैं आपसे नंबर तब तक नहीं पूछूंगा जब तक मुझे एहसास ना हो जाए कि आप मेहनती हैं। आप मेहनती हैं, नंबर कम आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नंबर ज्यादा आ गया और आप मेहनती नहीं है, शक होगा कि ऐसे कैसे, है ना। तो आप अपने इनपुट पे ध्यान दें, रिजल्ट पे ध्यान नहीं दें, रिजल्ट अपने आप आएगा। चलो अब हेडिंग डालो कार्बोकेटायन। देखिए CARBO कार्बोकेटायन। बच्चों कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन एक्चुअल में क्या कहलाता है पता है आपको? इसे कहते हैं कार्बोनियम। ये क्या है? कार्बोनियम, ठीक है। एक्चुअल में अगर मैं आपसे बोलूं बेटा व्हाट इज कार्बोकेटायन या कार्बोनियम क्या है, तो आपने अभी क्या बोला था बेटा? बोलिए। आपने बोला था ट्राइवैलेंट कार्बन। गुड, ट्राइवैलेंट कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, ट्राइवैलेंट कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, ट्राइवैलेंट कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो ट्राइवैलेंट कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कैसे काम करता है? ट्राइवैलेंट कार्बन पॉजिटिव चार्ज के साथ कैसे काम करता है? देखिए सुनिए बच्चों, पहले इधर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक केमिस्ट्री चलेगी ऑर्गेनिक, ये आपके साथ रहेगा, ठीक है। ये कार्बोकेटायन हो गया। कार्बोकेटायन कितने बॉन्ड बना रहा है? अरे कार्बोकेटायन कितने बॉन्ड बना रहा है भाई? 3। तो देखो जो बोलोगे ना वही इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिस इज 3 बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ट्राइवैलेंट कार्बन। ये कैसा होता है? ट्राइवैलेंट, ठीक है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है, तो आप इसमें क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कितने? 6, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है? 6। बॉन्ड क्यों बनाते हैं कोई भी एटम? बेटा कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं बॉन्ड बना भी लूं और मेरा भैया आपने एडमिशन क्यों लिया? सिलेक्शन के लिए। अगर एडमिशन हो गया और सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल। अगर एडमिशन लिया और सिलेक्शन हो गया तो आप क्या हो गए? स्टेबल। तो बॉन्ड बनता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब हमने बॉन्ड भी बना लिया और ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब बाहर कितने होने चाहिए? 8, इसमें कितने? 6। तो हम बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना लिया। अब बताइए बॉन्ड बनाने के बाद भी अगर किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन पुअर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज। जैसे कि मान लो मैंने सुबह मैं बिना नाश्ता किया आया, जील का डिस्कशन लिया। बोलने पे ना भूख लगती है, बैठने पे भूख नहीं लगती। तुम्हें बैठे बैठे भी लग जाती होगी, बैठने में भी तो एनर्जी लगती है ना, क्योंकि वो फोर्स लगता है। हम जमीन पे फोर्स लगा रहे हैं, जमीन हम पर फोर्स लगा रही है। अगर फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स भूख तो लगेगी हमें, ठीक है। तो लेकिन फर्क इतना है कि आपको भूख लगने में थोड़ा समय लगेगा, मुझे भूख जल्दी लग जाएगी क्योंकि मैं ज्यादा एनर्जी लॉस कर रहा हूं। तो मैंने फिर थोड़ा बहुत अपना खाना खा लिया, दाल चावल रोटी सब्जी तो खाता नहीं हूँ, मिलेट खा लिया मैंने, और मिलेट जल्दी डाइजेस्ट होता है। अब 2:30 से 3 बजे के बीच में वो डाइजेस्ट हो गया। 4-5 बजे मैं ऊपर क्लास में गया, वहां क्लास से उतरा, बहुत शदीद भूख लग रही थी, शदीद। और उसी में बच्चा डाउट के पीछे भाग रहा है, सर बता दो, सर बता दो। एक को फिजिकल केमिस्ट्री का डाउट बता रहा हूँ, दूसरा इनऑर्गेनिक का सवाल लिया आया, तीसरा ऑर्गेनिक का सवाल लिया आया। एक सवाल ऐसा लेके आया जो आज से 4 महीना पहले पढ़ाया था, और एक सवाल ऐसा लेके आया जो अभी पढ़ाया नहीं, 3 महीने बाद पढ़ा। सोचो कितना इरिटेशन होता होगा। और सारे बच्चों को सेटिस्फाई करना है, इसको बता दिया, इसको नहीं बताया, सर हमें डाउट नहीं बताया थे पापा। लेकिन कभी सर बन के देखो। अब ऐसा तो नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं, मैं डाउट नहीं बता रहा हूं। हर बच्चा आता है, डाउट बताओ, डाउट बताओ, डाउट। मतलब आप इस इंस्टीट्यूट की खास बात बता रहा हूं,
जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूं आज तक मैं खाली नहीं बैठा। आप कभी भी आएंगे, पहले मैं इधर नीचे कैबिन में बैठा था और अभी मैं वहां बैठता हूं, कभी भी आप मुझे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके हाथों में मोबाइल चलाते हुए नहीं देखेंगे। ऐसा इंसान आराम से कैसे बैठ सकता है? अगर कभी मन भी करता है कि चलो देख लें, सर बता दीजिए सर, बच्चे को आप मना नहीं कर सकते। कभी मन कर रहा है मेरा कि मेरा घर पे रहने का मन नहीं कर रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोचिंग में आके कुछ काम कर लूं, मैं गाड़ी से उतरा, बैग अपना मैं रखा और बैठा, अपना लैपटॉप खोला, काम करूं। सर प्लीज, पीछे से इधर बच्चे, इधर से बच्चे। अब बच्चे को आप डांट नहीं सकते। बच्चे का मतलब ये होता है सर अगर यहाँ है तो वो हमारे लिए ही है। कई बार ऐसा घर पे लड़ाई जाती, गुस्से में हम आ जाते हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं घर छोड़ के। अब कहाँ जाएगा इंसान? या तो कोचिंग जाएगा या तो घर जाएगा। अब उसमें से यहाँ दिमाग शांत करने आए थे और बच्चे आ गए। और कई तो ऐसे हैं, एक डाउट पूछेंगे, एक डाउट खत्म, फिर इधर उधर की बात। सर आप कैसे हैं? ठीक है सर। आप क्या कर रहे हैं सर? अच्छा सर पता है कल मैं शादी में गया था सर, वहां ना वो मेरा दोस्त मिला था। अभी ये देखो, इतनी लिबर्टी है। फुल मेटल वाले बच्चों के साथ मैं थोड़ा सा मस्ती करता हूं। क्यों? क्योंकि वो बेहद शदीद मेहनत करते हैं, शदीद मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत देख के मैं उनसे बोलता हूं बेटा थोड़ा सा रेस्ट कर ले तू। एक टीचर बोल रहा है और मैंने उनसे कल बोला था कि तुम लोग 10-15 मिनट के लिए आ जाया करो, मेरा भी दिमाग थोड़ा सा, मतलब तुम वो कर देते हो, क्या बोलते हो उसको, रिलैक्स कर देते हो। वो थोड़ा सा आराम से नॉर्मल इधर उधर की बातें, मतलब पढ़ाई की बस बात नहीं करना 15 मिनट, है ना। उनसे उधर की बाबाओं की बात करो कि सर रात को डर लगता है तो क्या करना चाहिए, सर खाली रास्ते में जा रहे अगर भूत मिल गया तो क्या करना चाहिए, सर रास्ते से जा रहे शेर दौड़ा दिया तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी बातों में क्या होता है, थोड़ा सा मजा आता है, तो उनका भी माइंड फ्रेश होता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, मैं जनरली बाहर का खाना नहीं खाता, लेकिन अभी जब मैं उतर रहा था क्लास लेकर, मुझे बहुत भूख लगी थी। एक बच्ची यहीं कहीं बैठी होगी, सर डाउट मैं वर्ड बताऊंगा। फिर एक दरवाजे पे लटक के, सर आप हमारा डाउट ही नहीं बताते हैं सर। फिर मैंने बोला आज तेरा ही डाउट क्लियर करूंगा। अब मैं उस बच्चे को कैसे बोलूं कि बेटा मुझे भूख लगी है तू अभी जा, ठीक है। मैंने ब्रेड पकौड़ा कभी नहीं खाया, आज खाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं फील कर रहा था कि मुझे भूख लगी, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने के लिए थोड़ी एनर्जी तो चाहिए। तो अगर मैं मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पुअर कहलाऊंगा, मेरे पास खाना नहीं है तो मैं भूखा कहलाऊंगा, मेरे पास कपड़े नहीं है, घर में मकान नहीं है, पहनने के लिए है, ठीक है। तो मैं गरीब कहलाऊंगा। इसको कहते पुअर। और जिस चीज की हमारे पास कमी होती है हमें इच्छा उसी चीज की होती है। ऐसा थोड़ी ना है मुझे भूख लगी है मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, मुझे शादी में जाना है मैं नंगे पैर चले जाऊंगा। मतलब सवाल जैसा होगा जवाब भी वैसे ही होगा ना। और ये वही लोग पीट रहे हैं इलेक्ट्रॉन पुअर। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन। भूखे को क्या चाहिए? और जिसके पास मकान नहीं उसे क्या चाहिए? तो अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। उसे क्या चाहिए? ये कौन सी स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज ही इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है। मुझे भूख लगी है तो मैं किसी भी बच्चे की टिफिन में कुछ देखूंगा मेरा मन ललचाएगा, मुझे लगेगा कि बच्चा ऑफर कर दे, क्योंकि मेरी तो थोड़ी सी इज्जत है ना। मैं तो ये बोलूंगा नहीं ला बेटा लिया मुझे खिला दे, ऐसा तो बोलूंगा। बच्चे को ऑफर करना चाहिए सर ये ले प्लीज खा लीजिए। तो जो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो बताओ क्या कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है? हाँ। क्या कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है? हाँ। क्या कार्बोकेटायन का ऑक्टेट है? नहीं। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ला। क्या नाम था? ला।
एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था लुइस, क्या लुइस। तो लुइस ने ये कहा था, लुइस ने ये कहा था बेटा बेटा लुइस ने ये कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होती है, जो भी इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, अगर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ में मतलब लोन पेयर, ठीक है। तो ये लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो ये क्या है बेटा, लोन पेयर, और ये क्या किया जा रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड। तो क्या कार्बोकेटायन लुईस एसिड है, क्या कार्बोकेटायन लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, हाँ। फिर उन्होंने कहा LA का मतलब होता है लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वही लुईस एसिड होता है। तो LA का मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर, और LA का मतलब लुईस एसिड। तो लुईस एसिड ही लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, और लोन पेयर एक्सेप्टर ही। अच्छा, आई बात समझ में। अब अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हो तो तुमने ये सुना होगा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। अच्छा बच्चों ये बताओ, कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें, सिंगल बॉन्डेड कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, पढ़ा है सभी ने, अरे न्यू वालों ने पढ़ा है, ठीक है। डबल बॉन्ड में sp2 और ट्रिपल बॉन्ड में sp, ठीक है। और अगर आजू भी डबल बाजू भी डबल तो भी sp। इसके सवाल कल के टेस्ट पेपर में है ना। सिंगल बॉन्डेड sp3, डबल बॉन्डेड sp2 और ट्रिपल बॉन्डेड क्या बेटा, sp। अपन ने बोला ठीक है, ट्राईवेलेंट होते हैं, वैलेंस और इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं वही लुईस एसिड होते हैं। और इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, 3 सिग्मा मतलब sp2, और जो sp2 होगा वो ट्राइगोनल प्लानर होता है। अरे ठीक है, तो कार्बोकेटाइन कैसे होते हैं लाला, प्लानर। कार्बोकेटाइन कैसे होते हैं, प्लानर। आई बात समझ में। तो अपन ने बोला ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब तुमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 2 चीजें देखी होगी आपने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एब्सेंट है तो डाय। क्या आपको इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं। ये कैसे पेयर्ड, ये कैसे पेयर्ड, ये भी कैसे पेयर्ड। इसका मतलब इसमें उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 0, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है वो क्या आता है, डायमैग्नेटिक। क्या है वो। कार्बोकेटाइन के बारे में इतनी चीजें आपको एकदम रटी होनी चाहिए, जल्दी बनाओ। हो गया। ठीक, आज सबसे पहले 2 बच्चों के डाउट क्लियर करेंगे। एक तो ये इस बच्ची का, ठीक है, और कुछ समय के बाद उस बच्ची का। नहीं तो आज ये दोनों रोते हुए घर जाएंगे फिर, और गुस्से में जाएंगे कि हम पहिया पहिया जाएंगे, वैन में नहीं जाएंगे, है ना। बच्चा जब रोता है तो फिर वो कहाँ पैर पटकता है, पट 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 पट। ये भी बेचारे बच्चे ही हैं। और बॉयज तो टेंशन फ्री डाउट पूछते ही नहीं है। हो गया। लेकिन इस बार मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइप बैच मिला है, अनएक्सपेक्टेड। बॉयज डाउट पूछता ही नहीं है। 1 2 या 3, मुश्किल से 2-3 बच्चे हैं, और उन 2-3 में से इस बैच में अगर मैं देखा जाए, तीन महीने में एक बार, एक या दो बच्चे पूछते हैं।
और ऊपर झील में दो बच्चे बैठे हैं, एक तो लक्ष्य और एक फुजैल, वो पूछते हैं बस। अब सोचिए इतने बड़े बैच में 4-5 बच्चे बॉयज के डाउट्स पूछते हैं। बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स फिर भी पूछ लेती हैं, लेकिन इनके भी परसेंटेज बहुत कम है पूछने वालों। और जो बच्चा डाउट नहीं पूछ रहा है 99.99% बता दूं, वो क्वेश्चन नहीं लगा रहा है, और जो क्वेश्चन नहीं लगा रहा है उसका किसी भी कीमत में सिलेक्शन नहीं हो सकता। अभी भी वक्त है, जाग जाओ, क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, और डाउट्स पूछो। क्या चेंज करूं मैं? ठीक है, मैंने आपको 2 मिनट दिए, 2 मिनट के बाद कम से कम 5 प्रॉपर्टी आपसे पूछूंगा। इसकी मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूं। डन? पूछे? चलो बताओ, आप बताओ, कोई 5 प्रॉपर्टी बताओ कार्बोकेटाइन की। ट्राइवेलेंट, हाँ आप नहीं, आप आपका नाम क्या है? हाँ अंजनी, तुम्हारा? आयशा, वाह, ए बताओ। हाँ हाँ बताओ। इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन पुअर, गुड। ट्राइवेलेंट, 6 इलेक्ट्रॉन्स, प्लानर, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, डायमैग्नेटिक। चलो अच्छी बात है, कम से कम तुमने बोला जी। डायमैग्नेटिक, आपके पीछे, हाँ आपके पड़ोस में जी, आपके पीछे, हाँ मैं। ट्राइवेलेंट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6, 5 नहीं है 6, हाँ। और इलेक्ट्रॉन, डरना नहीं है यार, सीखने हैं, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा ना यार। अब देखो तुम्हारी पड़ोसन की आगे वाली बताएगी, तुम्हारी पड़ोसन ये, उसके आगे वाली बताओ। जितनी तेज तुम बेटा एक्टिवा चलाती हो उतनी तेज बताओ। चलो जल्दी, हाँ। ट्राइवेलेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, प्लानर और डायमैग्नेटिक। वेरी गुड। चलिए अब बिल्कुल हूबहू डिक्टो सेम टू सेम एज इट इज, फोटोकॉपी जीरोक्स कॉपी, ये सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज बदलेंगी। ट्राइवैलेंट कार्बन विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, बताइए क्या मैं इसे ट्राइवैलेंट कह सकता हूं? कह सकता हूं, ठीक है। क्या मैं इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 कह सकता हूं? क्या मैं इसे ऑक्टेट इनकम्प्लीट कह सकता हूं? बोलो बोलो, कह सकता हूं? क्या ये इलेक्ट्रॉन पुअर कह सकता हूं?
ठीक है, क्या मैं इसे लुईस एसिड कह सकता हूं? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? देखिए कार्बन कितना होता है बेटा? 6, 1s2 2s2 2p2, ठीक है क्या? 1s2 2s2 2p2। अब इसने बॉन्ड बना लिया तो ये क्या हो गया? 2s1 2p3, क्योंकि जब हम बॉन्ड बनाते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, तो S से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के यहां चला जाता है। ठीक है, अब बताइए S के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। और P में कितने डब्बे होते हैं भैया? 1 2 3। अब इसके बाद 2s है 2p है, 2p के अलावा कुछ नहीं है, और यहां पास कौन खड़ा हुआ है? एक लोन पेयर। ठीक है, तो क्या अब एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और ऐसा होगा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए, ऐसा नहीं। दोनों के दोनों लोन पेयर हैं साथ में, तो एक ही डब्बे में जाएंगे। और अगर मान लीजिए ये एक ही डब्बे में पहुंच गए तो एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3। गरीब तो है, मांग नहीं सकता। गरीब तो है लेकिन मांग नहीं सकता। क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि इसके पास रखने की जगह नहीं है। आई बात समझ में? तो याद रखना, बहुत शानदार सवाल बनता है कि वो आपसे पूछते हैं कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन पुअर है लेकिन लुईस एसिड है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन पुअर है लेकिन लुईस एसिड नहीं है। और आपको मैंने बता दिया कि ये लुईस एसिड क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट p भी नहीं है, वैकेंट s भी नहीं है, वैकेंट d भी नहीं है, मतलब खाली जगह है ही नहीं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया ये बताइए कि इसके पास क्या उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉन है? यस, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, पैरामैग्नेटिक है ये। जिसके पास अनपेयर्ड नहीं है वो डायामैग्नेटिक, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक। अपन ने बोला ठीक है, ठीक है, ट्राइवेलेंट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉन पुअर है। अच्छा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के साथ भैया sp2 है, तो ये भी कैसे? ट्राइगोनल प्लानर। छापो। और एक बात बता दूं आपको बेटा, अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में 2 दिन का भी गैप किया, 2 दिन तो बहुत बड़ी बात, 1 दिन का भी गैप किया, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साफ हो जाएगी। अगर आपका मोल्स क्लियर नहीं है, रेडॉक्स समझ में आ जाएगा, रेडॉक्स क्लियर नहीं है, बॉन्डिंग आ जाएगी, बॉन्डिंग क्लियर नहीं है, आगे आ जाएगा। लेकिन जीओसी में ऐसा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप समझ जाना कि आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ जाएगी। हाँ, इलेक्ट्रॉन पुअर है तो इलेक्ट्रॉन लविंग तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा क्योंकि रखने की जगह नहीं है। जैसे मेरा मन करता है कि मैं शाहरुख खान के साथ मूवी में काम करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। मैं शाहरुख लविंग हूं लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्योंकि तुमने सुना होगा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। किसी ने बहुत खूब लिखा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम खुश हो जाया करो, ऐसे पीट के ही खुश हो जाया करो। तो पीटना अच्छा लगता है, पीट के खुश हो जाया करो, लेकिन पढ़ा करो। चेंज जिनका हो गया है वो हेडिंग डाले, कार्बो एनायन जी। हो गया।
आज तुम लोगों ने क्या किया बायोलॉजी में? NCERT रीड की, क्या क्या? एक्टिव रीडिंग, एनालिसिस। तो सबसे पहले क्या प्रैक्टिस किया? DPR ब्लैंक पेज रिवीजन, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, फिर एनालिसिस। कितने घंटे की? 4.5 घंटे कि 4:30 बजे से? अच्छा, इसलिए थोड़े दुबले पतले लग रहे हो आज। गुड, अच्छी बात है, फिट रहोगे। फ्री रेडिकल के बाद आ जाओ आज का आखिरी टॉपिक, कार्बो जी कार्बो एनायन। कार्बो एनायन का दूसरा नाम सुन लो भाई इधर, कार्बेनियन। वो क्या था? कार्बोनियम। ये क्या था? कार्बेनियन। वो नियम था, ये नियन है, वो बो था, ये बे है। ठीक है, चलो अब आइए बच्चों, बताइए सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे? जी आप लोग बताते जाएं। आप सुनिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिटिया सुन लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज आप ध्यान रखेंगे, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर। क्या बोला मैंने? किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में भी और फिजिकल में भी। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि लोन पेयर नेगेटिव ऑर्गेनिक में मानेंगे इनऑर्गेनिक में नहीं मानेंगे। कि पूरी केमिस्ट्री में नेगेटिव का मतलब लोन पेयर। सर ऐसा केस है, देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक। और हाइड्रोजन ने अगर किसी के इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक तो खुद का और एक दूसरे का। ठीक है, या तो आप इसे लिखो H माइनस, या तो इसको लिख दो H ऐसा ऐसा। इसमें से एक खुद का है और एक पड़ोसी का है। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो माइनस का मतलब, अच्छा क्या मैं कार्बोनियम को ऐसा भी लिख सकता हूं? लिखूंगा ऐसा, समझेंगे ऐसा। ठीक है, चलो अच्छा, फ्री रेडिकल में एक पॉइंट और लिख लो, इट इज न्यूट्रल स्पीसीज। इट इज न्यूट्रल स्पीसीज। व्हाई दिस इज न्यूट्रल? इसके ऊपर कोई भी चार्ज नजर नहीं आ रहा, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। कार्बोकेटायन न्यूट्रल है क्या? अरे कार्बोकेटायन न्यूट्रल है क्या? अरे वो केटायन है। और कार्बो एनायन न्यूट्रल है क्या? नहीं, वो एनायन है। क्या है? एनायन। चलिए अब इसका लिखेंगे प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी ट्राइवैलेंट। क्या बेटा? ट्राइवैलेंट। बच्चों ये बताओ इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। और नेगेटिव का मतलब लोन पेयर, और लोन पेयर बोले तो 2 2 4 2 6 और 2 8। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 8 है, मतलब ऑक्टेट। अब सुनिएगा, ये कौन है? कार्बन। यहां पास मैंने क्या लिख दिया? क्या बन गया? ये मीथेन। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। उसके वैलेंस शेल में भी क्या है? 8। ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, ऑक्टेट उसका भी कंप्लीट है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। इसे मैं क्या कहूंगा? मैं इसे इलेक्ट्रॉन रिच नहीं कह सकता, इसे इलेक्ट्रॉन रिच नहीं कह सकता। दोनों की इनकम सेम है, 8 8 8 8। इन दोनों में इनकम सेम है। सपोज मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों 25-25 हजार रुपए कमाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा दोस्त 25 हजार रुपए में से 24 हजार रुपए बैंक में डाल देता है और 1 हजार में पूरा महीना चलाता है।
उदाहरण, एग्जाम्पल, 1000 रुपये में टूथपेस्ट 45 रुपए का, दाल 16 रुपए की, ऐसे कैसे? अरे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अब मैं तुम्हें ओरिजिनल थोड़ी ना बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया था, मेरी सैलरी 25, उसकी भी सैलरी 25, वो क्या करता है 24,000 रुपए सेव करता है और 1,000 में जीवन यापन करता है। और मैं क्या करता हूं, 25,000 में से 10,000 सेव करता हूं और 15,000 खर्च करता हूं। और मेरा मन चले तो मैं 25 में से 5,000 ही सेव करूं, 20,000 खर्च कर दूं। क्यों? क्यों? लाइफ एंजॉय करिए। क्या क्या बोल रहे? अच्छा, माई लाइफ माई, और माई लाइफ माई रोड। तो सुनो, मतलब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। देखिए, 2 लोग हैं, ठीक है। एक इंसान क्या है, पैसा कमाता है, वो सिर्फ जोड़ता है, सिर्फ ये सोचकर कि इसे आने वाले वक्त पे हम यूज करेंगे। सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं कि सामने वाला आपको ये समझे यार कितना कंजूस इंसान है यार, वो आपके साथ ना उठ रहा है, ना बैठ रहा है, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। ठीक है, सेविंग करिए उतनी। जैसे कि मेरे घर में इस बात पे बहुत बहस होती है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे घर पे एक हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार मेहमान आने चाहिए। मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश ये। हाँ, आप बताओ घर का पता बताओ, ठीक है, बताओ घर का पता। और पहली बात तो मेहमान आए नहीं, और दूसरी बात मेहमान आए तो उनका इस्तकबाल, उनका वेलकम बहुत अच्छे से किया जाए। ठीक है, मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। कईयों के घर पे ऐसा होता है, मेहमान जाते हैं, अरे यार क्यों आ गए यार, अच्छा आंटी कब जाएंगी आप? ठीक है, और मेरे यहाँ ऐसा रहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे यहाँ मेहमान है, मैं अपने भाई को, अभी उस दिन बताया था डॉक्टर्स और वो ठीक है, नहीं अब वो सब बढ़िया है, इसलिए मैं ठीक हो रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर पे लोग आए, खाए पिए, बात करें, और खिलाने पिलाने में भी हम अच्छे से अच्छा खिलाएं, क्योंकि पैसा इंसान कमाता किस लिए है? खर्च करने के। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो कमाते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, सेव करते हैं, जोड़ते हैं। क्यों? अरे भाई वक्त आने पे काम आएगा, ठीक है। इसमें मेरी और मेरी वाइफ के बीच में कुछ झगड़े हो जाते हैं, आप इतना क्यों खर्च करते हो? क्योंकि देखो, वाइफ हो या मम्मी हो या कोई भी लेडीज हो, वो बहुत सोच समझ के चलती है। और हस्बैंड जो होता है, अरे मैं अगर शॉपिंग करने जाता हूं तो मैं यही बोलता हूं, वो दुकान लेके जाना जिसमें तुम कपड़े पसंद करो, मेरा काम हो पैसा देना। अब वो क्या करेंगी, भैया कपड़े दिखाना, वो दिखाना, वो दिखाना, वो दिखाना, वो दिखाना, 8 से 10 कपड़े देख, चलिए ना दूसरी दुकान चलते हैं। मैं सामने वाले के ऊपर थोड़ा तरस खाओ यार, है ना। अच्छा, ये लेडीज में होता ही है क्या? क्योंकि मेरी मम्मी भी वैसी थी, बहन भी वैसी है और वाइफ भी वैसी है। तुम लोग बताओ ऐसे ही होता है क्या? और अपने साथ क्या होता है, जीन्स पहन के देखिए, हाँ चलो खैर, हाँ देखो बेटा मुझे रोक दिया करो क्योंकि मैं कहीं से कहीं पहुंच जाए। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या होता है, जिसके पास खर्च करने की ताकत हो। रिच का मतलब ये नहीं होता कि पैसा बहुत हो, एक गरीब आदमी भी अमीर हो सकता है अगर उसके अंदर खर्च करने की आदत हो, और एक अमीर आदमी भी कंजूस हो सकता है अगर उसके पास सेव करने की आदत हो। देखो 8 ऑक्टेट, इसका भी अमीर आदमी, इधर देख, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसके पास प्लस पॉइंट क्या है, इसके पास लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये लोन पेयर को किसी को शेयर कर सकता है, मतलब ये लुइस बेस। तो बेटा जो लोन पेयर दे दे वो लुइस बेस, और जो लोन पेयर ले ले वो लुइस एसिड। कार्बोकेटायन लुइस एसिड होते हैं, कार्बोएनायन लुइस बेस होते हैं। कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं, कार्बोएनायन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं।
अच्छा इधर इधर भैया इधर। अब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक लोन पेयर जो है ना, ये लोन पेयर मान रहे हो, यही लोन पेयर तो जुड़ के सिग्मा बना देगा। ठीक है, तो एक सिग्मा ये, तो बोलो सिग्मा कितने 4, और सिग्मा अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3, लोन पेयर कितने हैं बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, पिरामिडल। याद करो बहु यही चीज अमोनिया में थी, बहु यही चीज देखिए 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 अमोनिया में थी। 1 2 3, और ये 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अमोनिया भी क्या होता है पिरामिडल, कार्बोएनाइन भी क्या होते हैं पिरामिडल। अब भैया भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, पेयर्ड 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 पेयर्ड। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉन 0, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो ये क्या हो जाता है डायामैग्नेटिक। क्या हो जाता है डायामैग्नेटिक। बढ़ो बढ़ो, लिखो लिखो जल्दी लिखो। जी आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। हो गया पक्का, कॉपी बंद कर दो। प्लीज बंद योर कॉपी। लिख के बंद करना, लिख लिया हो तो बंद करना, नहीं तो फिर लिख लो पहले फटाफट। हो गया, चलो चले पूछे ईस्टर का सफिक्स बताओ। वेरी गुड, एल्काइल एल्केनोएट। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ रानिका चौहान। रानिका चौहान के लिए तालियां बजाइए जरा। तालियां बजाने से अच्छा फील होता है। अभिषेक सर बस बस, अब मैंने बोला रानिका चौहान के लिए तालियां बजाएंगे लगे भैया। अब दूसरा, एसिड हैलाइड का सफिक्स ओएल हैलाइड। गुड। एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड, अरे COH, ओइक एसिड। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड, 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 अमाइड का सफिक्स अमाइड ही होता है। अच्छा बाईसाइक्लो, ओए एक सवाल था कल, एक सवाल था, ओए याद आ गया, एक सवाल था और खेल खेल में अपन ने खेल खराब कर दिया था। कुछ ऐसा सवाल था शायद, अब वो सवाल तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कल।
ऐसे ही था ना बेटा, जो हुआ वो गलत हुआ, इसलिए मैं इसको सही कर रहा हूं। देखो देखिए, इसमें एक्चुअल में ये रिंग कैसी थी, बाईसाइक्लो। उंगलियों को क्या देख रहे हो? जब इंसान ऐसा देख सोचता है ना ऐसा, तो ऐसा लगता है कि यार वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सोच रहा है वो। इधर देखो, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड था। एक्चुअल में हमसे कल गलती क्या हो गई थी, बाईसाइक्लो कंपाउंड में मैंने क्या बोला था कि बड़ी रिंग की नंबरिंग पहले होती है ना। तो अपन ने ये ब्रिज हेड है बेटा, तो इसको 1 किया था, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, उसकी नंबरिंग आप चेंज कर देना है ना, या तो वो क्वेश्चन को क्या कर देना, काट ही देना। मैं नेक्स्ट क्लास में उसी क्वेश्चन को कॉपी से देख के सही करा दूंगा, ठीक है। हाँ बताओ, बाईसाइक्लो में छोटी रिंग की नंबरिंग पहले की जाती है कि बड़ी रिंग की? ब्रिज हेड से कि ब्रिज हेड के पड़ोस से? स्पायरो में बड़ी की छोटी? पड़ोस से कि ब्रिज? पड़ोस से की जाती है। अच्छा ये बताओ, अच्छा कार्बिनॉल कहां यूज किया था? कार्बिनॉल, 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 एक कार्बन के साथ जो OH होता है उसे कार्बिनॉल कहते हैं। अल्कोहल का IUPAC ऑल होता है और कॉमन नेम कार्बिनॉल होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्राउन ईथर कहां यूज किया था? क्राउन ईथर, एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा ईथर होते हैं तब हम उसे कहते हैं क्राउन ईथर। फंक्शनल ग्रुप छोटी रिंग में होगा तब भी हम बड़ी रिंग की नंबरिंग पहले करेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर पे तुम्हारा नियम, हमारे घर पे हमारा नियम, ठीक है। एक और चीज, अमाइन का सफिक्स, अमाइन का सफिक्स, अमाइन का सफिक्स अमाइन, अमाइड का सफिक्स, एसिड हैलाइड का सफिक्स ओएल हैलाइड, एनहाइड्राइड का सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड। अच्छा सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो और एल्काइल, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल। अच्छा यार ये बताओ, एक कंपाउंड है मेरे पास, उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो उस कंपाउंड में दो मेन चेन आ रही है, एक मेन चेन में कार्बन ज्यादा है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, और एक मेन चेन में कार्बन कम है लेकिन डबल बॉन्ड है। तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसे ही अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए और उसमें 6 कार्बन है तो हेक्स बोलेंगे कि हेक्सा बोलेंगे? 7 कार्बन है तो, अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो हेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेप्ट। अच्छा सबस्ट्रेट पर अटैक होता है कि रिएजेंट अटैक करता है? दोनों सही है, सबस्ट्रेट पर अटैक होता है, रिएजेंट अटैक। सबस्ट्रेट दो टाइप के कि रिएजेंट दो टाइप के? कौन कौन से? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अच्छा जो रिएक्टेंट भी नहीं होता, प्रोडक्ट भी नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन से? कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन। तो नाइट्रीन कार्बीन ज्यादा नहीं पढ़े जाते, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल ज्यादा पढ़े जाते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल में पैरामैग्नेटिक कौन है? डायमैग्नेटिक कौन कौन है? अच्छा इन तीनों में इलेक्ट्रॉन पुअर कौन है? कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में लुईस एसिड कौन है? कार्बोकेटायन। फ्री रेडिकल लुईस एसिड क्यों नहीं हो सकता? कार्बोकेटायन
लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, फ्री रेडिकल लोन पेयर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता? अच्छा, क्या कार्बो एनायन लुईस बेस है? क्या कार्बो एनायन इलेक्ट्रॉन रिच है? क्या कार्बो एनायन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या कार्बो एनायन पिरामिडल है? क्या कार्बो केटायन प्लानर है? क्या फ्री रेडिकल प्लानर है? क्या फ्री रेडिकल पुअर है? क्या फ्री रेडिकल अमीर है? कार्बोनियन अमीर है? कार्बोनियम अमीर है? इन तीनों में से न्यूट्रल कौन है? इन तीनों में से रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है? आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट क्लास में मिलते। थैंक यू सो मच। चलो वो डाउट वाली दो बच्चियां दौड़ के आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, सबको हटाते हुए आ जाओ।